अस्सलाम वालेकुम क्लास। सर सैयद स्कॉलर स्टूडेंट कॉलेज स्टैट्स का हमारा आज 5वां लेक्चर। ठीक है, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 को बड़ी डिटेल से किया था। अब हम 8.4 की जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 8.4 पेज नंबर आपके पास 7 है। कहता है कि एक यूनिवर्सल सेट मौजूद है। यूनिवर्सल सेट हमेशा एस से डिनोट करेंगे। उसकी वैल्यूज हैं के एल एम और साथ में एन और साथ में हमारे पास ओ और साथ में पी मौजूद है। के एल एम एन ओ पी। ए सेट की जो उसमें वैल्यू दे रहा है वो मौजूद है हमारे पास के और एल। बी सेट में वो हमारे पास बता रहा है एम एन ओ और पी। सी में हमारे पास बता रहा है ओ कोमा पी। ठीक है, अब हमने जो फाइंड करना है हम डायरेक्ट उस पर जाएंगे जिसपे स्टेप नंबर 1 पे हमें कहता है कि आपने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। पहला है सी कॉम्प्लीमेंट। जब हम सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमने वही बात कि यूनिवर्सल सेट में से सी को क्या करेंगे माइनस। यूनिवर्सल सेट ये है, सी को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो सेट की वैल्यूज हैं अब हम उसको इतना सीख चुके हैं कि हम अब सॉल्व कर सकते हैं। एस माइनस सी में से पहले एस सेट की वैल्यू के एल एम एन और ओ और माइनस करेंगे सी सेट की वैल्यू तो वो हमारे पास आ जाएगी ओ और पी। तो जब हमने कॉम्प्लीमेंट सेट सी यानी कि जो निकालना है उनमें से वो वैल्यू माइनस कर देंगे जो सी में मौजूद तो है लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद नहीं, जिसमें ओ और ओ आपस में खत्म हो जाएगा। पी क्योंकि इसमें नहीं है उससे हमारा कोई काम नहीं है। तो के एल एम और एन हमारे पास इस सेट की क्या आ जाएगी वैल्यू। ये हमारे पास आ गया सी कॉम्प्लीमेंट यानी जो यूनिवर्सल सेट में है और सी सेट की वैल्यूज हैं तो उसमें से जो सेम है वो खत्म हो जाएंगी, जो मौजूद नहीं है उसका हमारा कोई काम नहीं है। और के एल एम और एन हमने क्या कर लिया कॉम्प्लीमेंट सेट में डाल। अगला में हमारे पास जो टॉपिक इसी के साथ पार्ट 2 वो कहता है ए यूनियन सी को फाइंड करें। अब ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। ए सेट है के और एल का, यूनियन में हमारे पास सी मौजूद है ओ और पी का। तो जब हम ए यूनियन सी निकालेंगे तो ए यूनियन सी हमारे पास के एल ओ और पी हमारे पास यूनियन सेट में, यानी यूनियन में ये होता है कि आपकी जो सेट की वैल्यूज होती हैं के एल ओ पी कॉमन होके आपकी वैल्यूज ले ली जाए। ठीक है, अगले सेट में उसने हमसे मांगा है ए यूनियन बी का। अब आपसे क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ए यूनियन बी की वैल्यूज। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में हम ए सेट को लेंगे और बी सेट की वैल्यूज लेंगे। ए था हमारे पास के और एल, यूनियन में हमारे पास मौजूद था जो सेट की वैल्यूज बी की हैं वो थी एम एन ओ और पी। जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारे पास सेट की वैल्यूज आ जाएंगी के एल एम एन ओ और पी सेट की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारे पास निकल आया ए यूनियन बी। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब वो इसी के साथ नेक्स्ट में हमारे पास कहता है ए इंटरसेक्शन बी निकालना। अब यूनियन में तो कॉमन लिखे जो एक दफा रिपीट हो, सारी वैल्यूज हो और कॉमन एक दफा लिखा जाएगा। इंटरसेक्शन में हम वो लेंगे जो सिर्फ और सिर्फ
कॉमन होगा, जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन होगा। इसके लिए वो कहता है A इंटरसेक्शन B है, तो हमारे पास A सेट की वैल्यूज थी K और L, इंटरसेक्शन M N O और P, तो ये हमारे पास जो सेट की वैल्यूज आई। अब देखिए कोई भी इसमें कॉमन मौजूद नहीं है। जब कॉमन मौजूद नहीं है तो हम इसे लिखेंगे एम्प्टी सेट, फ्लश सेट यानी कि नल सेट। इनमें कोई भी ऐसी चीज कॉमन नहीं है जो हम फाइंड कर सकें। ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B आ गया। इसके बाद इसने हमसे मांगा है फिफ्थ पार्ट पे A यूनियन S यूनिवर्सल सेट के साथ। A मौजूद है K और L, यूनियन का साइन हमारे पास मौजूद है S का, तो K L M N O P ये यूनिवर्सल सेट। कॉमन निकालेंगे तो K और L वैसे ही लिखा जाएगा और M N O P भी साथ लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा A यूनियन S, क्योंकि बीच में साइन किस चीज के था, यूनियन का, तो कॉमन एक दफा लिखे जाएंगे और बाकी तमाम दर वैल्यूज सारी शामिल हो जाएंगी। इसे हम कहते हैं A यूनियन S के साथ। अब हम आगे चलते हैं। अब वो कहता है यूनियन A यूनियन S के साथ S इंटरसेक्शन B, यानी S में से इंटरसेक्शन करेंगे B को, तो S जो यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो वैल्यू इसकी मौजूद थी S सेट, वो वैल्यूज थी K L M N O और साथ में P मौजूद, ठीक है। और B सेट की जो हमारे पास वैल्यू थी इंटरसेक्शन B सेट, तो B सेट था M N O P, M N O P। अब सिर्फ कॉमन लिखने हैं तो K और L का कोई काम नहीं, तो S इंटरसेक्शन B में हमारे पास आ जाएगा M N O P, और ये किस सेट के बराबर हो जाएगा देखा जाए तो B सेट की वैल्यूज थी उसी के लिए क्या हो गया इक्वल, तो S इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू द सेट ऑफ B, ठीक है जी, ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में कहता है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि S सेट में से माइनस करेंगे A यूनियन और B को। तो पहले हम A यूनियन B निकालते हैं, जिसमें हमारे पास A सेट की वैल्यू और B की वैल्यू, तो B की वैल्यू तो हमें मालूम है M N O P, और A सेट की वैल्यू मौजूद थी K और L, तो A यूनियन B हमारे पास बन गया K L M N O P। तो ये वैल्यूज यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसी सेट की वैल्यूज में सारी सेट की वैल्यूज मौजूद थी। अब वो उसमें कह रहा है कि आपने A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो था वो हमने फाइंड करना है, तो A यूनियन B का जो हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम लिखेंगे, इसको ये भी लिख सकते हैं A यूनियन B को S माइनस A यूनियन B। अब S की वैल्यूज जो आप पुट करेंगे वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज मौजूद हैं, जो एलिमेंट S सेट की थी यूनिवर्सल की K L M N O P, और इसी में हम माइनस करेंगे जो A यूनियन B की सेट की वैल्यूज आई थी K L M N O P। अब देखा जाए
तो ए यूनियन बी क्योंकि सेट इक्वल था यूनिवर्सल सेट के, और यूनिवर्सल सेट की अपनी भी वैल्यू वही मौजूद है जो सेम है, तो जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं एस माइनस ए यूनियन बी का, तो सेट की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, तो उसे हम कहेंगे एम्प्टी या नल सेट, या इक्वल टू फ्लश सेट, या इक्वल टू जीरो सेट। वो किसके बराबर आ जाएगा? जीरो। इसी के साथ अब हम इसके बाद जो टॉपिक देखेंगे वो हमारे पास आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में हमने वही करना है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट मौजूद होता है, एस सेट मौजूद होता है, यूनिवर्सल में से ए सेट की वैल्यूज का हम क्या निकाल लेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे। उसका प्रोसेस और तरीका ये है कि वो आपसे डिमांड करता है ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। सॉरी फॉर मार्केट, इसके इश्यू है थोड़ा सा। एस माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। अब हमारे पास जो सेट की वैल्यूज ए कॉम्प्लीमेंट बनता है वो है एस माइनस ए। एस सेट की जो हमारे पास वैल्यूज मौजूद थी के एल एम एन ओ और बी, इसमें से हमने ए को माइनस करना है, और ए सेट की जो हमारे पास वैल्यू मौजूद है वो थी के और एल, के और एल। तो जो एस माइनस ए निकला, के और एल आपस में खत्म हो गए, पीछे वैल्यूज बच जाती हैं एम एन ओ पी, एम एन ओ पी। ये सेट आ गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अब आपको कहता है बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, जो इसका पार्ट है नंबर 8 बी पार्ट। बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सेम वही रूल, एस माइनस बी हो जाएगा। एस सेट की वैल्यूज हैं के एल एम एन ओ पी, और अब बी सेट की जो वैल्यूज थी जो हम पहले भी निकाल चुके हैं एम एन ओ पी, एम एन ओ पी। अब हम इसमें से यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज में से बी की सेट की वैल्यूज को माइनस कर देंगे, तो के और एल हमारे पास क्या आ गया? बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब वो कहता है इसी के साथ का पार्ट है 9 पार्ट, जिसमें कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालें। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया एम एन ओ पी, और हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो आ गई के, और हमारे पास आ गई एल बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसमें से इस सेट की वैल्यूज को माइनस करते हैं, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एम्प्टी सेट या जीरो प्लस सेट के क्या हो गया? बराबर हो गया। ये हो गया जी A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यानी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब लास्ट में एक टॉपिक इसी के साथ और मांगता है, इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल का जो आखिरी पार्ट है, उसमें कहता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन हमारे पास बी इंटरसेक्शन, और उसके ऊपर भी हमारे पास क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब हमें मालूम है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट है, तो हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन यानी बी इंटरसेक्शन या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कह लें, तो उसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो जो एस सेट था उस सेट की हमारे पास वैल्यू थी के एल एम एन ओ पी, के एल एम एन ओ पी, माइनस करेंगे जो सेट की कोई वैल्यू नहीं है उसको हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, तो एस यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा, किस सेट की वैल्यूज आ जाएंगी? जो सेट की वैल्यूज हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो के एल एम एन ओ पी हमारे पास वैल्यू आ। तो ये चीज प्रूव हो गई कि ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किस सेट के बराबर है? यूनिवर्सल सेट के बराबर है। एस के हमारे पास क्या हो गया जी? इक्वल। ठीक है, इसके बाद हम आज मजीद कुछ लेक्चर करेंगे जी पेज नंबर 9 पे, जो आज के कुछ रूल्स हमें सीखने होंगे। इनको कहते हैं अलजेब्रा सेट्स। ये सेट वैल्यूज के रूल हैं जो अभी हमने प्रूव किए कि कैसे ए यूनियन बी कॉमन निकालें तो वो किसके इक्वल, यानी यूनिवर्सल सेट अगर एस की भी वैल्यूज में ए और बी मौजूद हैं तो यूनिवर्सल सेट भी ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। तो इसी तरीके से ये भी सेट्स के हमारे पास रूल्स हैं। वो कहता है बाय बुक डेफिनेशन में, हैविंग डिफाइंड द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, जो हम बात कर चुके, जिसमें कॉमन एक दफा देखते हैं और सारी वैल्यूज लिखते हैं। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ डिफरेंस लिख दें, उसके साथ हमारे पास डिफरेंस वैल्यू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये वैल्यूज हम क्या करते हैं? बाय अलजेब्रा सेट्स में लेते हैं। अब पहला लॉ, जिस लॉ को कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, ये लॉ कौन सा कहलाता है? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या है? एक जैसा सेट। उसकी एग्जांपल कि अगर मैं ए यूनियन एम्प्टी सेट से लूं तो यूनियन भी किस सेट का निकलेगा? ए सेट का निकलेगा। तो यानी प्रोसेस हमने यूनियन का लिया लेकिन एक सेट एम्प्टी था और ए सेट की वैल्यूज थी, तो वो बराबर ए क्या है? तो ये कौन सा लॉ कहलाएगा? आइडेंटिटी सेट। यानी हम इंटरसेक्शन करें, यूनियन करें, डिफरेंस निकालें, अगर तो वो सेट उसी सेट की वैल्यूज के साथ आ जाता है जो उनका प्रोसेस ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस था, तो तब हम उसको कहेंगे आइडेंटिटी लॉ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडिपेंडेंट लॉ। इस लॉ में हमने क्या करना है, जो कि हमारे पास आ जाएगा इंडिपेंडेंट लॉ के लिए हमने ये करना है कि ये कहता है कि अगर ए यूनियन ए निकालें तो वो भी ए के बराबर है, और अगर ए इंटरसेक्शन ए निकालें तो वो भी किसके बराबर है? ए के। बाय हम उर्दू डेफिनेशन में इसको कहते हैं यकतरफा लॉ। यकतरफा लॉ का मतलब ये है कि आपने यूनियन निकाला तो तब भी वो ए के बराबर है, और अगर आपने इंटरसेक्शन निकाला तो वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट लॉ कहेंगे बाय स्टैट्स के मुताबिक। इसके बाद हम आगे चलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब आ जाता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में इसका कानून ये है कि जो यूनियन प्रोसेस है वो दो दफा आ जाए। यहां पे तो इवेंट दो आए तो उसका इवेंट ए आ गया, यहां पे भी इवेंट दो है लेकिन कॉमन लिया तो ए आ गया। लेकिन एसोसिएटिव लॉ में थोड़ा सा काम ये होता है कि हमारे पास लॉ कहता है कि अगर ए यूनियन बी हम लेते हैं, साथ में यूनियन ले लेते हैं एक और सेट सी का, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी के भी क्या है? बराबर। वो कहता ये है कि आपने दो इवेंट्स का यूनियन निकाला जिनका कॉमन आया और सी का यूनियन लिया, तो वो ए यूनियन बी पहले निकाल के यूनियन सी लिया, दो इवेंट्स बन गए, वो बराबर होगा कि अगर आप बी यूनियन सी ले ले और बराबर किसके हो जाएगा? ए यूनियन, यानी ए के बराबर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसी तरीके से हम इसको दूसरा मेथड जो इंटरसेक्शन का रूल पढ़े, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये भी बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें रूल इंटरसेक्शन का ही है कि कॉमन लिखे, यहां पे भी कॉमन लिखे और ये भी सारे आपस में क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। ठीक हो, इसको कहते हैं हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाएगा कम्यूटेटिव लॉज आ जाएगा। अब इसके बाद जो हमारे पास आ गया कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कंप्यूट होना, तो हम इसको लिखते हैं कम्यूटेटिव लॉ।
कंप्यूटेटिव लॉ ये कहलाता है कि हमारे पास अगर एक लॉ में A यूनियन B निकाला है तो वो बराबर होगा B यूनियन A, कि A सेट की वैल्यूज B के साथ कंबाइन हुई तो अगर B पहले ले लें और यूनियन A निकालेंगे तो वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर। इसी तरीके से A इंटरसेक्शन B निकाला और B इंटरसेक्शन A निकाला तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद नेक्स्ट लॉ आ जाता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय वर्ड डेफिनेशन ही पता चल रहा है कि हमने इसको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हमने इसको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर A यूनियन B इंटरसेक्शन C है तो वो बराबर होगा A यूनियन B का और इंटरसेक्शन लेगा A यूनियन C का। तो यानी इसको ओपन करें तो ये बनता है A यूनियन B, बीच में इंटरसेक्शन साइन और A यूनियन C, तो हमने उसको लिख दिया A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C के साथ। अब हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन नेक्स्ट टू B यूनियन C है तो ये बराबर होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C के साथ। ये हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लॉज आ गए जो कि बहुत जरूरी थे। अब हमारे पास लास्ट 2 लॉज रह गए हैं। एक रह गया है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, जो कॉम्प्लीमेंट था कोई भी सेट हो तो हमने उसकी एग्जांपल दी थी, A बार से नोट कर सकते थे, A के ऊपर C, A के ऊपर डैश, या हम लिख सकते थे S माइनस A। ये तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखने का तरीके का है। A बार, A के ऊपर C, A डैश या S माइनस A। अब लॉ की जब बात आएगी तो हम लॉ कहता है कोई भी सेट वैल्यूज हो सकती हैं कि अगर आप A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो बराबर हो गया यूनिवर्सल सेट के। अगर आप A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो बराबर होगा एम्प्टी सेट के। अगर हम A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो किस सेट के बराबर हमने पढ़ लिया, A सेट के बराबर। अब हम कहते हैं कि अगर A इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट निकालेंगे तो वो भी कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट। तो ये लॉज जो होते हैं ये यूज होते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज के। ये लॉज यूज होते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का लेक्चर नंबर 5 का, इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये लॉस यूज कहाँ पे होते हैं पहली बात, और क्यों हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये पेपर में एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चंस में और लॉ को प्रूव करने के लिए हम निकालते हैं, तो इसलिए हम इन सारे लॉस को जो अलजेब्रा सेट है इनको सीख रहे हैं, जिसमें हम साथ में जो आज का लास्ट टॉपिक डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो कहलाता है कि A यूनियन B का आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वो इक्वल होगा A इंटरसेक्शन यानी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ। कि S में से A यूनियन B आपने डिफरेंस निकाला तो वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। हमने A का कॉम्प्लीमेंट निकाला, S में से A को माइनस और S में से B को माइनस, और उन दोनों का कॉमन ले लिया तो वो दोनों सेट की वैल्यू सेम होंगी अगर आप वैल्यूज ऑफ एलिमेंट सेम। इसी में लास्ट बात ये कहता है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर होगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। यानी जो A सेट की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, हमने A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से A इंटरसेक्शन B दोनों का निकाल लिया,
तो ए कॉम्प्लीमेंट जो हम यूनिवर्सल सेट से निकालेंगे और बी का भी जो हम यूनिवर्सल सेट से निकालेंगे, उनका यूनियन लेंगे तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इन लॉस को तैयार करना लाजमी है। ये लॉस प्रिपेयर होगी और इनका प्रूफ आपको समझ आ गया तो स्टैट के पहले चैप्टर की तमाम एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे लॉ के बारे में पूछ सकता है कि ये लॉ किस लिए स्टैंड होता है। आपने इन सब लॉस को प्रिपेयर करना है जो सारे नोट दिए। किसी लॉ में कोई इम्पिटी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बयान करें ताकि मैं आपको उसकी स्नैपशॉट या मजीद आपको गाइडेंस में साथ दे दूं। थैंक यू सो मच जी। आज के मजीद लेक्चर इसको प्रिपेयर कीजिए।